अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने अपनी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड की थी और उसमें बताया था कि हम इस चैनल के स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर वाइज तमाम डिटेल लेक्चर भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। उसी सिलसिले में आज ये हमारे चैनल का पहला लेक्चर है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के हवाले से। आप जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का जो ये टॉपिक है, ये कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर क्लास के हवाले से नहीं है। आप चाहे 9th क्लास में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, हर क्लास के लिए ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का चैप्टर यकसा तौर पे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्ट रखते हैं, प्रॉपर अवेयरनेस रखते हैं, तो बायोलॉजी यकीनन आपके लिए एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट हो जाता है। हम आज के लेक्चर में यही कोशिश करेंगे कि अपने इस बायोलॉजी के लेक्चर को आसान तरीके से कॉन्सेप्ट इसके समझें और देखते हैं कि बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट मीनिंग क्या होती हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। हम इस लेक्चर को 2 हाफ में कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो कि पूरी बायोलॉजी पढ़ने में आपकी मददगार साबित होंगी। बायोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, बायोलॉजी एक वास्ट और ह्यूज सब्जेक्ट बनता गया। अगर इसको एक सिंगल सब्जेक्ट ही रहने दिया जाए तो किसी भी एक शख्स के लिए इसकी स्टडी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंफॉर्मेशन में इजाफा होता गया, तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फील्ड्स को डिज़ाइन कर दिया गया और उनको ब्रांचेस का नाम दिया गया। अब बहुत सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की डेवलप हो चुकी हैं और उन सब का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स के लिए स्टडी आसान हो जाए, यानी स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। अब बेशक बायोलॉजी की कितनी भी ब्रांचेस हों, लेकिन ये तमाम के तमाम ब्रांचेस आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। इंटर रिलेटेड क्यों है? क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल सबके सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात करते हैं कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और ये यूनिट होता है, लेकिन अगर इसी सेल को चाहे एनाटॉमी में पढ़ें, चाहे पैथोलॉजी में पढ़ें, चाहे फिजियोलॉजी में पढ़ें, या जेनेटिक्स में पढ़ें, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, सेल वहाँ पर हमेशा बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ही होगा। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि डीएनए एक हेरिडिटी मॉलिक्यूल है, एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। अब ये हेरिडिटी मटेरियल चाहे किसी भी ब्रांच में पढ़ें, ये हेरिडिटी मटेरियल ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो सब में सेम है और इन्हीं प्रिंसिपल की वजह से बायोलॉजी की तमाम ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इनिशियली बायोलॉजी को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, यानी ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी और बॉटनी पहली डिवीजन थी कि जब इंसान ने आहिस्ता 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 इस बात को रियलाइज़ किया कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स की बेस पर एनिमल से इंटायरली बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होते हैं। यही वजह थी कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई बायोलॉजी की, जिसमें एनिमल्स की स्टडी ज़ूलॉजी में और प्लांट्स की स्टडी बॉटनी में की गई। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई और इसके बाद और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए, जिसके बाद इंसान को ये एहसास हुआ कि सिर्फ हम ही नहीं, या जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही वही चीज़ें नहीं होती, बल्कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं जो कि हमें अपनी नॉर्मल आंख से, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। और इन ऑर्गेनिज्म को इस ज़ूलॉजी और बॉटनी में प्लेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो प्लांट थे ना वो एनिमल थे। इसलिए बायोलॉजी की तीसरी बेसिक ब्रांच बना दी गई, जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी। और फिर इन्हीं ब्रांचेस से फर्दर डिवीजन हुई और इन्हीं ब्रांचेस से मजीद ब्रांचेस भी वजूद में आई। बायोलॉजी की पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांच थी वो थी ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ज़ूलॉजी कॉम्बिनेशन है 2 टर्म्स की, ज़ुआ या जू एंड लोगोस, लॉजी मतलब टू स्टडी। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इसका मतलब होता है टू स्टडी द एनिमल्स, यानी जू का मतलब एनिमल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो टू स्टडी द एनिमल। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के बारे में कहा जाता है कि द फादर ऑफ ज़ूलॉजी इज एरिस्टोटल। अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि वो ज़ूलॉजी के बानी थे। अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की हर सदी का ज़हीन तरीन इंसान अरस्तु ही है। उसके बाद बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच आती है
जिसका नाम है बॉटनी। बॉटनी की टर्म बोटैन से ड्राइव की गई है और इस बोटैन का मतलब होता है प्लांट्स। तो इसी तरीके से इस ब्रांच को डिस्क्राइब करना भी निहायत ही आसान है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी के हवाले से अगर बात की जाए तो फादर ऑफ बॉटनी ये थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक ब्रांच है बायोलॉजी की वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तीनों टर्म्स को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो इनके कॉम्बिनेशन से जो पूरी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, टू स्टडी द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है और क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम अपनी नेकेड आई से, आम आंख से ना देख पाएं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी मौजूद है, प्रोटोजोआ भी मौजूद है और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक अल्जी है और माइक्रोस्कोपिक फंजाई शामिल है। वायरस भी इसी ब्रांच के अंदर इंक्लूडेड है। एंटनी वॉन लीवनहुक, जी हाँ, ये वही साइंटिस्ट है जिसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। एंटनी वॉन लीवनहुक, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो है मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखें, जहां कहीं पर भी मॉर्फोस की टर्म को इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एंड कौन सी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी का पार्ट है, आप जस्ट उसकी एक्सटर्नल स्टडी करना शुरू कर दें, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मिसाल के तौर पे कोई आपके पास एनिमल मौजूद है, आप देखते हैं उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, सींग है नहीं है, वो दिखने में कैसा है, क्या उसका साइज है, यानी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, दिस स्टडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि इसके जो फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी हैं वो है विल्हेम हॉफमेस्टर, ये इनके बानी कहे जाते हैं मॉर्फोलॉजी के। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके याद करेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनाटॉमी कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, एना जिसका मतलब होता है अप या स्प्लिट यानी अलहदा होना, और टोमी या टॉम का मतलब होता है कट यानी किसी चीज़ का कट कर सेपरेट हो जाना। एनाटॉमी दरअसल स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन हो, आप उसकी एक्सटर्नल स्टडी करें तो वो मॉर्फोलॉजी है, आप उसकी इंटरनल स्टडी करें तो वो एनाटॉमी कहलाएगी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन को कट करके उसके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी की जाए तो वो एनाटॉमी कहलाती है। एनाटॉमी का फादर ऑफ एनाटॉमी जो है वो एंड्रियास वेसेलियस है और इन्होंने एनाटॉमी के हवाले से बहुत काम किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, जिसको पहले साइटोलॉजी भी कहा जाता था, लेकिन अभी ये नाम नहीं है, अब इसका नाम सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी एक बिल्कुल सिंपल सी एक ब्रांच है, इसका नाम ही जाहिर करता है कि इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी असल में स्टडी ऑफ सेल है, लेकिन हमने इस सेल में क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर को भी, सेल के फंक्शन को भी, और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स की भी स्टडी करनी होती है। ऑर्गेनेल्स आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे इसके ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। पहले इसको साइटोलॉजी कहा जाता था। सेल बायोलॉजी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, और रॉबर्ट हुक के बारे में आपको पता है कि डिस्कवरर ऑफ सेल है, इसने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, और एक कॉर्क को स्टडी करते हुए, हालांकि इन्होंने इस कॉर्क के अंदर सेल वॉल का मुशाहिदा किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद सेल की डिस्कवरी हुई थी, और वहीं से सेल का नाम भी पड़ा था सेल्यूला, मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे, और फिर यही सेलुला चेंज होकर सेल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज़। अब टिश्यू क्या होता है, देखें एक सिंगल सेल होता है,
जब बहुत सारे सेल जो कि एक जैसे हों आपस में कंबाइन हो जाएं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करें तो वो पूरी स्ट्रक्चर टिश्यू कहलाती है। मतलब सेल इंडिविजुअल हो तो वो सेल है, लेकिन बहुत सारे सेम टाइप के सेल कंबाइन हो और कोई फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें तो वो टिश्यू कहलाता है। नाउ स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इस हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्ट्रक्चर, और ये तमाम चीज़ें माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको स्टडी नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से किसी भी टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी को याद करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। मतलब अगर आप सिर्फ एक सिंगल सेल की स्टडी करते हैं तो वो सेल बायोलॉजी कहलाता है, लेकिन यही सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बना लें, इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है वो है फ्रैंकोइस ज़ेवियर, और इन्होंने हिस्टोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की टर्म जो है वो फाइसिस से ड्राइव की गई है, जिसका मतलब होता है नेचर। अब फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी के फंक्शन और डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस की। यानी फ़र्ज़ करें हमारे बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद ये जो फूड होता है वो डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है, और ये डाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मली हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रहा होता है, इसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हम मिसाल के तौर पे सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान हम इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। इन्हेलेशन के दौरान एयर अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो रही है, पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो फंक्शन है, इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। तो फिजियोलॉजी बॉडी में होने वाले किसी भी किस्म के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फिजियोलॉजी ये क्लॉड बर्नार्ड थे, इनकी तस्वीर भी दी गई है। फिजियोलॉजी जो है ये नॉर्मल फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं। लेकिन एक बात स्टूडेंट और याद रखिएगा कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन है और उसमें किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उस एबनॉर्मलिटी, अब जाहिर सी बात है कोई फंक्शन बॉडी का चल रहा है और उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी ने, इसको पैथोलॉजी कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें हम लोग रेस्पायरेशन लेते हैं, इस रेस्पायरेशन के दौरान तीन चीज़ों में से, ये तीन चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनमें से कुछ भी नहीं होता। ना ऑब्स्ट्रक्शन आती है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती, ना किसी किस्म की खड़खड़ाहट या किसी किस्म की कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, ना ही किसी किस्म का पेन फील होता है। अब ये नॉर्मली ये फंक्शन चल रहा है, इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता रेस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, मतलब तकलीफ़ शुरू हो जाए या किसी किस्म का और मसला शुरू हो जाए, तो अब जो स्टडी होगी ये पैथोलॉजी कहलाती है। स्टूडेंट, इस लेक्चर का पहला हाफ था ये, इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हाफ में अभी मज़ीद तकरीबन 10 टर्म्स और हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे अगले लेक्चर में। अब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।